हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये हमने हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन पीजीसीएल 2021 जो अभी भी रिसेंटली डिफरेंट NR1, NR2, NR3, SR1-2 जो डिफरेंट रीजन्स में स्पेसिफिकली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज रिलीज़ की है पावर ग्रिड ने, उसके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। जो नए पैटर्न पे जो आपको क्वेश्चन इस साल पूछे जाने के चांसेस है वो हम लोग सारे कवर अप करने वाले हैं इस मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज में। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। सेशन को शुरू करने से पहले गाइस बताना चाहता हूँ आपको मैं, हमने रिसेंटली हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो रिलीज कर दिया है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों भी जो हमारे चैनल्स है कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज, उसके जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको आप फिलहाल डाउनलोड कर सकते हो। गाइस उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें अभी आने की है, जैसे कि फ्री मॉक टेस्ट हो गया, डिफरेंट वीडियो कोर्सेज हो गए, टॉपिक नोट्स और जो पीडीएफ्स है, सारी चीज़ें मैं कलेक्टिवली इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ धीरे धीरे। इनिशियली हमने एक 27 रुपीज़ किया एक यूपीपीसीएल जे का जो हमने कंप्लीट सुपर एमसीक्यू की सीरीज पढ़ाई थी, उसका हमने एक कलेक्टिव ई बुक हमने ऑलरेडी अपलोड करा दिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको परचेज भी कर लिया और काफ़ी इफेक्टिव है। हमने इसमें चार्ट्स के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी। इंट्रोडक्टरी हमने जितना भी ऐप डेवलपमेंट के लिए हमारा कॉस्टिंग लगा, उस बेसिस पे हमने 27 रुपीज़ उसकी प्राइस रख के आपको ये ई बुक प्रोवाइड करा दिया। इसको जाके डाउनलोड करना होगा और आप इसको जाके ऑफलाइन भी देख सकते हो। आपको बताना चाहता हूँ कि पीजीसीएल के लिए अगर आप प्रिपेयर करे होंगे डेडिकेटली इस साल, तो अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए होंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट, ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी 5 मॉक टेस्ट आपके लिए बना दूंगा। जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है गाइस, मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम इसमें स्पेंड होता है। आप मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है मॉक टेस्ट के लिए जो हम हमारे द्वारा डिज़ाइन किए होगा। अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करो स्पेसिफिकली पीजीसीएल के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिस तरीके से गेटको के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड किया, और गेटको के भी मैं मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसी तरीके से पीजीसीएल जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज है उसके लिए अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले या फिर आने वाले या फिर इस महीने में हम लोग आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अगर आप पीजीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा होगा, जैसे 17 दिसंबर 2021 को जो पूछा गया था, उसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करे। तो साथ साथ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी सेशंस जाके देखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे जो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज द इनकरेक्ट। इसमें से जो तीन जो रिलेशंस गिवन है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, वो होता है हमारा कैपेसिटी फैक्टर अपॉन लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी करेक्ट है। डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ये जो जनरेशन से लेके इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो फैक्टर्स है, ये आपको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में पूछा था, तो उसका करेक्ट आंसर था नन ऑफ दिस। दैट मीन्स इसमें से सारे जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। ये हमने हमारे जो गेटको 2021 का जो हमारा पार्ट 1 था, इस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है कृष्णा, सनटेक इलेक्ट्रिकल, ब्रिजेश प्रजापति, सौरभ, मोनी वर्मा, शिव शक्ति, मंदार ईश्वरे, शुभम खंडारे, रवि कुमार एंड एजाज पठान। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। और एक बात, एक ये भी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए मार्क किया। देखिए इसी तरीके से आपकी गलतियाँ हो जाती है गाइस, एक एक करते आओगे। देखिए आप 4 से 5 क्वेश्चन क्या करते हो, करेक्ट करते हो, 1 से 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी कबार मिस्टेक से या फिर जल्दबाजी से। यही आपको बचना है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन के एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं अभी हमारा सेशन, और सबसे पहले हमारा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज s² + 2s + 2 = 0, देन द सिस्टम इज व्हाट, ठीक है। अगर हमारे पास में एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये गिवन है, तो इसमें सिस्टम ही हमारी अनडैम्प्ड होगी, एक ओवर डैम्प्ड होगी, क्रिटिकली डैम्प्ड होगी या अंडर डैम्प्ड होगी, ये हमें पूछा गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि हमारा s² + 2 zeta ओमेगा n s + ओमेगा n² = 0, तो ओमेगा n² क्या हो जाएगा हमारा 2, ओमेगा n² विल बी 2, तो ओमेगा n का वैल्यू होता है √2, ठीक है, √2 है। और डैम्पिंग रेशियो क्या आता है हमारा, जीटा से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा n, ठीक है, क्योंकि ये 2 zeta ओमेगा n, और यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, सिंपल है, 2 zeta ओमेगा n, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा
2/2 √2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2, तो जीटा का वैल्यू आता है 0.707। और आपको पता है अगर जीटा जो डैम्पिंग रेशियो है इसका जो वैल्यू है लेस देन 1 है, तो दैट मीन्स ये सिस्टम कौन सी है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। ठीक है, ये इट इज़ अंडर डैम्प्ड सिस्टम, नॉट अनडैम्प्ड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इट इज़ अंडर डैम्प्ड सिस्टम। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बुकोज रिले आर कॉमनली यूज्ड इन। आपको पता है बुकोज रिले काफ़ी बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बट आपको इस तरीके से क्वेश्चन इस साल पूछे जाने के चांसेस है कि आपको पता है स्लो इंटरटर्न फॉल्ट जो होता है, स्लो डेवलपिंग फॉल्ट जो रहता है ट्रांसफार्मर में, उसको डिटेक्ट करने के लिए बुकोज रिले हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बट ये कौन से ट्रांसफार्मर में यूज़ रहता है, ये होता है ऑयल इमर्स पावर ट्रांसफार्मर, जिसकी रेटिंग रहती है अबाव 750 kVA। आपको पता है ट्रांसफार्मर का रेटिंग हम लोग kVA में, VA, ठीक है, MVA में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये हम लोग ऑप्शन बी दैट इज ऑयल इमर्स पावर ट्रांसफार्मर में जिसकी रेटिंग 750 kVA के ऊपर होती है, उसमें हम लोग बुकोज रिले यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विथ अ रैम्प रेफरेंस फॉर अ टाइप 1 सिस्टम स्टेडी स्टेट एरर विल बी व्हाट। आपको पता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2 सिस्टम होती है। ठीक है, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2 सिस्टम। इसके लिए अगर आप डिफरेंट इनपुट्स देते हैं, जैसे कि हो गया हमारा स्टेप इनपुट, दूसरा हो गया हमारा रैम्प इनपुट, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा पैराबोलिक। इसके लिए अगर हमारा टाइप 1 सिस्टम है तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा रैम्प रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो टाइप 0 सिस्टम के लिए क्या होता है, A/1 + KP। रैम के लिए इन्फाइनाइट होता है और पैराबोलिक के लिए भी इन्फाइनाइट होता है, टेबल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या होता है, स्टेप इनपुट के लिए ये होता है हमारा 0, और रैम्प इनपुट के लिए क्या होता है 1A/KB, और ये रहता है इन्फाइनाइट। टाइप 2 सिस्टम के लिए भी 0 रहता है, रैम्प इनपुट ये भी हमारा 0 रहता है, और पैराबोलिक इनपुट के लिए इसका वैल्यू रहता है A/KA, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये रहता है इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। देखिए टाइप 1 सिस्टम है, दैट मीन्स ये टाइप 1 सिस्टम है, रैम्प रेफरेंस है हमारे पास में, ये रैम्प रेफरेंस है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है A/KV, दैट मीन्स इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। KV का वैल्यू क्या है, ये हमारा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटरसन कॉइल इज़ यूज्ड फॉर। पीटरसन कॉइल हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग टू ग्राउंड द सिस्टम न्यूट्रल, ग्राउंडिंग ऑफ द सिस्टम न्यूट्रल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग के लिए इसको हम लोग रेजोनेंट करके भी कहते हैं, रेजोनेंट ग्राउंडिंग। ठीक है, रेजोनेंट ग्राउंडिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं आर्क सप्रेसिंग कॉइल ग्राउंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीटरसन कॉइल हम लोग प्रोवाइड करते हैं टैपिंग्स पे, जहाँ पे हमें सिलेक्शन मिलता है रिएक्टेंस का, जहाँ पे कॉइल रहता है हमारा, और वो भी डिपेंड करते हैं हमारे लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे। दैट मीन्स पीटरसन कॉइल इज प्रोवाइडेड विद द टैपिंग्स विच परमिट सिलेक्शन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। रिएक्टेंस ऑफ कॉइल का सिलेक्शन देता है जो कि डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये पीटरसन कॉइल हम लोग आप ध्यान में रख सकते हो, ग्राउंडिंग ऑफ सिस्टम न्यूट्रल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनरी नंबर्स 1011 एंड 101। काफ़ी सिंपल सा है, आपको पता होगा गाइस, बाइनरी तो अगर आपने डेसिमल कन्वर्ट कर लिया, उसको डेसिमल में मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली जो वैल्यू आती है डेसिमल में उसको आप कन्वर्ट कर दिए, सिंपल है। ठीक है, तो 1011 को आप लोग क्या लिखते हो 11। ठीक है, और 10 दैट मीन्स 2⁻0 1 हो जाएगा, 2⁻1 0, 2⁻2 विल बी 4। ठीक है, 4 + 1 ही हो जाएगा हमारा। आपको कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको इसका इन डेप्थ जानना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो नंबर सिस्टम है उसका आप सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। तो इसका वैल्यू आता है 5 और इसका आता है 11, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, 1 + 2, ठीक है, 3 प्लस यहाँ पे वैल्यू आता है 8 इसके डिसमिल, इसके पोजिशनल वैल्यू पे। तो 11 × 5 कितना होता है 55। ठीक है, तो सिंपल है, ये जो 55 है डेसिमल का नंबर, ठीक है, ये आता है हमारा 110,111 पे, इस वैल्यू पे आता है। ठीक है, इसके आप एडिशन करिएगा 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। ठीक है, ये 2⁻0 एलिमिनेट करेगा, 2⁻5, 2⁻6, इन सब के एडिशन करेगा, आपको 55 आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, then the next question is question number 6. When the some material are heated above certain temperature, they start radiating energy in the form of light. This phenomena is called, आपको पता है एक नॉर्मल बल्ब है आपका, ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब जिसको कहते हैं। यहाँ पे जो फिलामेंट रहता है, इसको एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में ये क्या करता है,
लाइट के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करना शुरू करता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनेंस, ठीक है। और इस ल्यूमिनेंस को हमारा यूनिट क्या होता है? कैंडेला, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए भी सेशन मैंने बनाया था, जो डिफरेंट लाइट्स के यूनिट्स थे, इल्यूमिनेशन के ऊपर एक सेशन बनाया था। ये अगर आप जानना चाहते हो कि डिफरेंट जो से रेडियंस हो गया, ठीक है, और लाइक इरेडियंस और बाकी सारी जो चीज़ें हैं लाइक ल्यूमिनेशन से पर्टिकुलर, जैसे ल्यूमिनेंस हो गया, ओके, और इंटेंसिटी के डिफरेंट फार्मूलेज है, जो भी इल्यूमिनेशन से रिलेटेड फार्मूलेज, आपको एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसके रिलेटेड मैंने सेशन बनाया है। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करिएगा, अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहता है तो उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा उस पर्टिकुलर लिंक के साथ में, वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इन अ किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वो होती है हमारी 30 kV पर सेंटीमीटर। इसमें मैंने आपको जो चार्ट मेंशन किया है, इसमें आप एयर इम्प्रेग्नेटेड पेपर, माइका और ग्लास की आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफरेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू द सिंक्रोनस मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड इसमें से जो 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, इन अ सैलिएंट पोल मशीन द डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज ग्रेटर दैन द क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ये करेक्ट है। एक्स डी जो रहता है वो ये एक्स क्यू के ग्रेटर रहता है, ठीक है, सैलिएंट पोल मशीन में। डैम्पर बार हेल्प्स इन द सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। आपको पता है सिंक्रोनस मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं है, ठीक है। हमें उसको सिंक्रोनस स्पीड पे रन होने के लिए एक्सटर्नल हमें प्राइम मूवर से उसको रोटेट करना पड़ता है, या फिर एक्सटर्नल फैसिलिटी हमें यहाँ पे लगती है। तो डैम्पर्स बार क्या करते हैं? सेल्फ स्टार्ट होने के लिए इसको मदद करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, शॉर्ट सर्किट रेशियो इज द रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट टू द रेटेड आर्मेचर करंट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गाइस। शॉर्ट सर्किट रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड। ये क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ फील्ड करंट आई, ठीक है, रेशियो ऑफ फील्ड करंट IFOC, जो कि रिक्वायर्ड रहता है हमें जनरेट करने के रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट, ठीक है, टू द फील्ड करंट IFSC, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड हमें सर्कुलेट करता है रेटेड आर्मेचर करंट ऑन द शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू, ये क्या है हमारे पास? फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट। यहाँ तक तो करेक्ट था। टू द फील्ड करंट विच इज टू द फील्ड करंट, यहाँ तक ये गलत हो गया। टू फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द रेटेड आर्मेचर करंट ऑन द शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स SCR का रेशियो क्या बनेंगे? IFOC अपॉन IFSC। अब ये SCR की भी कुछ वैल्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखने को सिलेंड्रिकल रोटर के, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर के लिए इसका वैल्यू कितना रहता है? 0.5 से लेकर 0.9 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में सैलिएंट पोल मशीन आती है, उसके लिए भी इसका वैल्यू रहता है, आपको एग्जामिनेशन पूछाते हैं 1 से लेके 1.5 तक। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये कभी स्किप मत करना, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और सिंक्रोनस कॉम्पेंसेटर के लिए इसका वैल्यू रहता है 0.4, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाए। और स्टेटमेंट 4 क्या था? द वी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द आर्मेचर करंट विद फील्ड एक्साइटेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। वी कर्व क्या बताता है हमें? आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड एक्साइटेशन। और इन्वर्टेड वी कर्व क्या हमें बताता है? पावर फैक्टर वर्सेस, ठीक है, वेरियस लोड कंडीशन, ठीक है, वर्सेस एक्साइटेशन, IF जिसको हम लोग कहते हैं, पावर फैक्टर वर्सेस एक्साइटेशन। इन्वर्टेड वी कर्व हमें बताता है। तो ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले सेशंस में हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ड्यूअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन इज व्हाट? ड्यूअलिटी थ्योरम आपको पता है, इसमें क्या होता है? एंडिंग जो है A.C, ठीक है, ये डॉट को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं एंड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो प्लस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं और। अब इस ड्यूअलिटी में क्या होता है? जहाँ पे भी एंडेड है यहाँ पे हम लोग और करते हैं, जहाँ पे और है यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। तो सिंपल है, ठीक है। जहाँ पे डॉट है आप पे प्लस मेंशन करेगा, तो इसका आंसर क्या जाए? A+B.C इज इक्वल टू A ऑर्ड विथ B एंडेड विथ A ऑर्ड विथ C। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैंने ऑलरेडी एक बुलियन लॉजिक का एक इंपॉर्टेंट पेज है, ये आप अच्छी तरीके से चार्ट समझ जाइएगा, क्योंकि और लॉज और एंड लॉज के डिपर जो आपके सिंप्लीफिकेशंस पूछे जाते हैं, ये यहाँ तक का जो चार्ट है
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। डी मॉर्गन्स थ्योरम और नॉट लॉस, ये सारे लॉज मैंने एक स्क्रीनशॉट में मैंने आपको बता दिया। हालांकि टेलीग्राम पेज पे भी ये पोस्ट जो है ऑलरेडी मैंने पोस्ट करा दिया, इसको जाके देखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच ऑफ द ब्रिज मेथड इज कॉमनली यूज फॉर फाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ठीक है, एक कॉइल का होने वाला इफेक्ट जो है इंडक्टेंस इफेक्ट दूसरे कॉइल पे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस जिससे पता करते हैं, वो इसके लिए हम लोग कौन सा ब्रिज जो है ये यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास में 4 गिवन्स है, ठीक है। इसमें हम लोग हेवीसाइड कैंपबेल ब्रिज ये यूज़ करते हैं। हेवीसाइड कैंपबेल ब्रिज हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास मैक्सवेल रहता है, ठीक है, हेस ब्रिज रहता है, एंडरसन ब्रिज रहता है और ओवंस ब्रिज रहता है, ये कुछ ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हेवीसाइड कैंपबेल ब्रिज इज यूज टू मेजर द फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इन। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या रहता है, जो ट्रांजिएंट वोल्टेज हमारे अपीयर होता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के पास, जब हमारा इंस्टेंट रहता है आर्क एक्सटेंशन का, उसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, और उसको हम लोग पीक वैल्यू में मेजर करते हैं। इसको हम लोग पीक वैल्यू में मेजर करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इसमें रिकवरी वोल्टेज भी रहता है, जो आरएमएस वोल्टेज रहता है, जहाँ पे सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के ऊपर हमें मिलता है जब हमारा फाइनल आर्क इंटरप्शन होता है, ठीक है, जब हमारा ब्रेकर ओपन हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी वोल्टेज। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज रहता है जो कि अपीयर होता है ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट पे एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। आर्क रिकवरी वोल्टेज रहता है और आर्क वोल्टेज रहता है, ऐसे डिफरेंट वोल्टेजेस रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ध्यान में रखिएगा, पीक वैल्यू में हम लोग मेजर करते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल है। अ बल्ब इन अ स्टेयरकेस हैज अ 2 स्विचेस। ये मान लो स्टेयरकेस होगी हमारी, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है, ओके, और यहाँ पे एक स्विच S2 है मान लो, ठीक है, S1, और यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, ओके ओके। यहाँ पे क्या बोला गया, द बल्ब कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ बाय एनी ऑफ द स्विचेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ द अदर स्विच। दैट मीन्स ये मान लो ऑन है और ये ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ से जो पर्सन है ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे वो ऑन करेगा, ठीक है, ऊपर जाके, ठीक है, इस स्विच को ऑफ कर दिया तो ये हमारा जो बल्ब है ये हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो स्विच के पोजीशन है, ठीक है, मान लो ये S1 ऑन पोजीशन पे है, ऑफ पोजीशन पे, इसके डिपेंडेंट ये हमारा लाइट वर्क करता है। दैट मीन्स अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, इररिस्पेक्टिव, दैट मीन S1 से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, S2 से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसके लिए कुछ इस तरीके से स्टेयरकेस की जो ये रहती है, लाइक ये मान लो स्विच हो गया, इसको हम लोग घर में ही लगाते हैं स्टेयरकेस में, ठीक है, ये फेस कंडक्टर में लगाते हैं। तो ये इस पोजीशन पे है तो दैट मीन्स हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये मान लो बल्ब है और ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है, ये हो गया हमारा स्विच, 2 वे स्विच जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए हमारे इस पोजीशन पे है तो ये हमारा करंट इससे कंडक्ट करेगा, ठीक है। अगर हमने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या कि ये पोजीशन जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो हमारा करंट कंडक्ट हो रहा होगा क्या, नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग इसमें जो लॉजिक सर्किट के जो गेट है हमारे पास में डिफरेंट गेट, इसमें हम लोग XOR गेट जो है यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, XOR गेट का आपको ट्रूथ टेबल पता होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 होता है, ठीक है। इसमें आपका जो आउटपुट कब मिलता है 1, ठीक है, जब हमारे दोनों में से स्विच, मान लो ये S1 है और ये S2 है, दोनों में से कोई भी एक पोजीशन, एक तो वो ये 0 रहती है फिर 1 रहती है, तभी जाके हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑन रहता है, ठीक है, इट इज़ ऑन। और मान लो दोनों भी 0 0 पे है, दोनों भी 1 1 पे है, तो ये हमारा ऑफ रहता है। तो इसी लॉजिक गेट का हम लोग इस्तेमाल करके स्टेयरकेस स्विचेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने स्टेयरकेस स्विचेस की जगह एक XOR गेट भी यहाँ पे लगा दिया, इम्प्लीमेंट करा दिया, ठीक है, बाय लॉजिक गेट्स, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। A single phase transformer has a no load of a 64 watt as obtained from the open circuit test, ठीक है। When a short circuit test is performed on it with a 90% of the rated current flowing both on its LV and HV winding, the measured loss is 81 watt. The transformer has a maximum efficiency when operated at, ठीक है। हमें पूछा गया है ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, ठीक है, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ लोड इज इक्वल्स टू x विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PI अपॉन PCU फुल लोड, ओके।
तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कॉपर लॉस को पता करने के लिए, आपको पता है, और कॉपर लॉस को हम लोग कोर लॉसेस को पता करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास में जो कोर लॉसेस गिवन है, ठीक है, नो लोड लॉसेस, दैट मीन्स पी आई का जो वैल्यू गिवन है हमारे पास में 64 वाट गिवन है, करेक्ट। और कॉपर लॉसेज जो है 90% फुल लोड पे, ठीक है, हमारे 81 वाट है, ठीक है। पी सी यू एट 90%, ये हमारे पास में कितना है, 81 वाट, ठीक है। तो पी सी यू कितना हो जाएगा, पी सी यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। पी सी यू एट फुल लोड, आपको पता है पी सी यू, देखिए क्या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी परसेंटेज लोड पे, मान लो आपको 50% लोड पे अगर आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है, तो आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या रहता है, ये एक्स का वैल्यू क्या रहता है, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन लोड, इसलिए हमने निकाल लिया पी सी यू विल बी इक्वल्स टू पी सी यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 81 अपॉन हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.9 का होल स्क्वायर, ठीक है। 90% रेटेड, 90% लोड पे, ठीक है, 90% रेटेड करंट फ्लो हो रहा है, तो ठीक है, तो 0.9 का स्क्वायर हमारा पास इसका वैल्यू आ जाता है 100 वाट, ठीक है। दैट मीन्स परसेंटेज कॉपर फुल लोड लॉसेस, परसेंट पी सी यू फुल लोड लॉसेस आ जाएगा हमारे पास में 100 वाट के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी सी यू फुल लोड, ठीक है, या आ गया हमारे पास में 100 वाट। तो आप सिंपल है कितने परसेंटेज पे ट्रांसफार्मर ऐसा है मैक्सिमम एफिशिएंसी जब वो ऑपरेट करेगा, हमारा कौन से परसेंटेज पे हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स विल बी इक्वल्स टू पी आई अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू फुल लोड। तो पी आई का वैल्यू कितना है हमारा, अंडर रूट ऑफ 64 अपॉन 100, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है 0.8। दैट मीन्स जब हम लोग 80% ऑफ रेटेड करंट पे उसको ऑपरेट करेंगे, तब जाके ट्रांसफार्मर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, और ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आपको होता है एक्स इंटू यहाँ पे पावर अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ एस इंटू कॉस फाई, दैट मीन्स ये अपेरेंट पावर इंटू हम लोग कॉस फाई करते हैं, तो टोटल हमारा पावर आ जाता है पी आई अपॉन एक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे कोर लॉसेस तो हमारा कांस्टेंट रहता है, कॉपर लॉसेस रहता है एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी सी यू फुल लोड। तो ये एक्स स्क्वायर का ही फ्रैक्शन रहता है, दैट मीन्स कौन से परसेंटेज पे हमारा और ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आपको मैंने काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझा दिया, आने वाले सीरीज में आपका 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कवर अप करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अ 3-phase 33 kV ऑयल सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एट 1200 एम्पियर्स 2000 MVA 3 seconds, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज व्हाट, ठीक है। यहाँ पे हमें पूछा गया सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है, सिमेट्रिकल मेकिंग करंट अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या रहता है 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे रेटेड करंट कितना है 1200 एम्पियर है, और MVA रेटिंग है 2000 MVA, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हम लोग निकाल पाएंगे, वो हो जाएगा हमारा MVA डिवाइडेड बाय, हम लोग एम्पियर्स निकालते हैं, MVA डिवाइडेड बाय अपॉन हम लोग क्या करेंगे कितना यहाँ पे वोल्टेज है ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 3 सेकंड ना होते हुए देखिए यहाँ पे 33 kV चाहिए था, ठीक है। क्या आपके हमें 30 किलो वोल्ट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो 2000 इंटू 10⁻6 अपॉन हम लोग क्या करेंगे √3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 33 इंटू 10⁻3 करेंगे, तो हमारे पास में 35 किलो एम्पियर ही हमारा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हो जाएगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ओके। और इसको अगर हम लोग 2.55 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिमेट्रिकल मेकिंग करंट भी हमें मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विच इज़ 35 किलो एम्पियर, ठीक है। ये रेटिंग है, यहाँ पे 3 सेकंड ना होते हुए यहाँ पे 33 kV था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्रीप एरर में ऑकर इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर ड्यू टू, क्रीप एरर जो होता है इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर में, वो किसके कारण होता है, जब वोल्टेज कॉइल ये हमारी ओवर वोल्टेज हो जाती है तब यहाँ पे क्रीप एरर हमारा आ जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए 2 सिमेट्रिकली हम लोग इसमें होल्स कर देते हैं एनर्जी मीटर में। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो एनर्जी मीटर है रोटेटिंग डिस्क में, इसमें क्रीपिंग ये जो फिनोमेना होता था, इसमें क्या होता था कि नो लोड के कारण जब हमारा ओवर वोल्टेज होता था तब हमारी जो डिस्क है ये रोटेट होना शुरू हो जाती थी, जिसके कारण हमारा बिल जो है बढ़ सकता था, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स एरर ना होते हुए, ठीक है, इस फिनोमेना को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट होती थी कंटिन्यूसली और वोल्टेज के कारण, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग 2 सिमेट्रिकली होल्स यहाँ पे ड्रिल कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज 0.242 इफ द बेस वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 1.1 टाइम्स देन द पर यूनिट वैल्यू विल बी व्हाट, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा रिलेशन रहता है पर यूनिट वैल्यू और ओल्ड पर यूनिट वैल्यू का इम्पिडेंस का, ठीक है।
मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे वैल्यूज ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब हमारा वोल्टेज बेस है ये हमारा 1.1 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है तो के वी न्यू क्या हो जाएगा हमारा 1.1 टाइम्स ऑफ के वी ओल्ड, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं के वी बेस वैल्यूज में। तो हमारा नया पर यूनिट इम्पिडेंस हमारा क्या हो जाएगा ZPU न्यू, इट विल बी 0.242 इन टाइम्स अप इंटू 1/1.1 स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारा 0.2 पर यूनिट, ठीक है। तो ये पर यूनिट वैल्यू हमारा 0.2 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एट पोर्ट ए बी। इस ए बी पोर्ट से अगर हम लोग इस सर्किट का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाता है, थेवेनिन्स का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद में इस तरीके से हो जाएगा और 2+2 का हमारा रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ओम्स और 4 ओम्स हमारे पैरेलल में, आपको पता है 3 जो है 3 नंबर ऑफ 4 ओम्स हमारे पैरेलल में है, तो हम लोग क्या करेंगे 4/3 कर देंगे, सिंपल इसका वैल्यू आ जाएगा 1.33, ठीक है। 1.33 ओम्स ये ए और बी के अक्रॉस में रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द करंट ड्रॉन बाय 460 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स एंड द बैक EMF 420 वोल्ट इज व्हाट। कितना करंट ड्रॉ करेगी डीसी मोटर जब उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स रहेगा, बैक EMF हमारा 420 वोल्ट्स रहेगा और उसका वोल्टेज कितना है, उसका वोल्टेज है 460 वोल्ट, ठीक है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। डीसी मोटर में क्या होता है, बैक EMF विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज माइनस IA इंटू RA ड्रॉप, आर्मेचर ड्रॉप हम लोग जिसको कहते हैं। RA का वैल्यू हमारे पास में गिवन है 0.5, IA का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। IA वोल्टेज हमारे पास में कितना गिवन है, ठीक है 460 वोल्ट, और यहाँ पे बैक EMF गिवन है 420, ठीक है। 420 में देखिए 460 में से 420 गया 40 वोल्ट आया, ठीक है। तो IA इंटू 0.5 विल बी इक्वल्स टू 40, तो यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 0.5 करते हैं तो IA का वैल्यू आता है 80 एम्पियर्स, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा डीसी मोटर के लिए। अगर यहाँ पे डीसी जनरेटर रहता तो यहाँ पे प्लस करना था, ठीक है। बैक EMF क्या रहता है, सम ऑफ वोल्टेज, ठीक है, जो कि सप्लाई होता है लोड पे, और ड्रॉप जिसमें IA इंटू RA आर्मेचर ड्रॉप हमारा इंक्लूड रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर अ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट दे शुड हैव द सेम। सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल हमारी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 ट्रांसफार्मर को अगर हम लोगों को पैरेलल ऑपरेट करना होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उसकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और कुछ कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके रखी है, आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़नी है। इसमें से मैंडेटरी पोजीशन क्या होनी चाहिए कि सेम फेज शिफ्ट जो है हमारी सेम होनी चाहिए उसकी, और उसका फेज सीक्वेंस भी हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। फेज सीक्वेंस शुड ऑलवेज भी सेम, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट हमारी कंडीशन। तो बाकी कंडीशन जो है जैसे सेम परसेंटेज इंपीडेंस रेशियो होना चाहिए, सेम केवी रेटिंग्स होनी चाहिए, ये हमारी डिज़ायरेबल है, बट हम लोग डिफरेंट केवी रेटिंग्स के भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे फेज शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी, पोलैरिटी और फेज सीक्वेंस ये सेम होना मैंडेटरी है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, the burden value in a potential transformer should be dash to अचीव लो एरर इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए बर्डन क्या होता है, बर्डन वैल्यू आपने देखा होगा कि मान लो एक हाई वोल्टेज हमें मेजरमेंट करना है अराउंड 1200 वोल्ट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं 3.3 kV का वोल्टेज हमें मेजर करना है। तो आप तो इतना 3.3 kV का मेजरमेंट करने के लिए इतना जो इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकली इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसी को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर आता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आता है। ये क्या करता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हमारा ड्रॉप डाउन करता है वोल्टेज, और करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, ठीक है, ये करता है हाई करंट टू लो करंट हमारा, ठीक है। दैट मीन्स जब तक हम लोग यहाँ पे इसको मेजर कर सकते हैं इस हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तब तक उसको ड्रॉप डाउन करता है, तब पे उस लेवल तक उसको ड्रॉप डाउन करता है सो दैट हम लोग उसको इजीली मेजर कर सके। अब इसमें होता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ये बर्डन का वैल्यू इस तरीके से हाई हमें सेट करना पड़ता है सो दैट जो एरर होते हैं, क्योंकि होता है कि सेकेंडरी वोल्टेज में सेकेंडरी लोड के कारण ये जो
वैल्यूज़ है इसकी हमारे चेंजिंग रहती है, ठीक है। नॉमिनल रेशियो में जो रहता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर में वो हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि हमारा लोड जो है वो चेंजिंग रहता है, ठीक है। लोड कम ज़्यादा होते रहता है, इसीलिए इसके कारण क्या होता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, उसमें एरर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए हम जो बर्डन रहता है, ठीक है, सेकेंडरी पे, ठीक है, लो एरर के लिए हम लोग जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बर्डन है उसको हम लोग उसकी वैल्यूज़ हाई रखते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उस सेकेंडरी बर्डन को हम लोग किससे स्पेसिफाई करते हैं? V2/I2 से, ठीक है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे इस आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? फॉर अ कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ अ 3-फेज ट्रांसमिशन लाइन वी रिक्वायर। 3-फेज ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को कौन सा इसमें से कितने हमें फेज और अर्थफॉल रिलेज की ज़रूरत रहेगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आशा करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। इस आपको हमारे दोनों भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है। आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, स्पेसिफिकली अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन करके बताइए कि हमें मॉक टेस्ट चाहिए करके। सो आशा करता हूँ आज को आपका सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपको दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग this session. Have a nice day.